हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और प्यारे दोस्तों, मैं वर्त कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं मी एंड माई टू क्लास के अंतर्गत। और यस, आज की ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि शुरू की है हमने हिस्ट्री के लिए, यानी जो आपका बीए फर्स्ट ईयर है ना, तो बीए फर्स्ट ईयर में फर्स्ट सेमेस्टर के लिए हिस्ट्री का जो सिलेबस है वो यहाँ पे पूरा करवाने की सोची गई प्लानिंग है। और इस अकॉर्डिंग आपको एक फर्स्ट क्लास मिली थी, यानी प्रथम क्लास जो आपकी हिस्ट्री को लेकर थी, तो उसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया। तो इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आपको कहा था अगर आपको हिस्ट्री की पहली क्लास अच्छी लगी तो रेगुलर क्लास आपको मिलेगी। तो पहली क्लास का रिजल्ट के अकॉर्डिंग अब आपको हिस्ट्री की क्लासें हैं वह 1 to 1 डे रेगुलर आपको मिलने वाली हैं, और जल्दी आपको टाइम भी बता दिया जाएगा कि लाइव क्लास कब आपके लिए होगी। तो आज हम बात करते हैं जो कल शुरू किया था चैप्टर, उसका पार्ट 2 है आज। और पार्ट 2 के अंतर्गत अगर आपको मैं बताऊं तो सिंपल से ध्यान रखिएगा, इसमें हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के स्रोत। और इतिहास के स्रोत में आज पार्ट 2 है अपना, और पार्ट 2 के अंतर्गत हम वो जानकारी पढ़ेंगे जो आपके लिए ज़रूरी है। जैसे कि आपने अगर फर्स्ट क्लास देखी हो, इससे पहले वाली क्लास देखी हो, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हम क्या जानकारी आपके लिए पढ़ने वाले हैं, यानी क्या जानकारी आपके लिए इस टॉपिक में मिलने वाली है। तो देखिए, जस्ट हमने बताया था कि भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत कौन कौन से हैं, इसको हमने कैटेगरी में, यानी भारतीय इतिहास को जानने के स्रोतों को व्यवस्थित क्रमबद्ध समझने के लिए हमने इसको पार्ट में डिवाइड किया है। तो कल हमने समझा था भारतीय इतिहास को जानने के भारतीय धर्म ग्रंथ के बारे में, अलग अलग धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ जो भारत के तत्कालिक समय की जानकारी मिलती है, भले वो सामाजिक हो, आर्थिक हो, राजनीतिक हो या धार्मिक हो, विभिन्न प्रकार की जानकारी हमें मिलती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे ऐतिहासिक और समसामयिकी ग्रंथ, जो भारतीय इतिहास से जुड़ी हुई जानकारी देते हैं, और इससे हमें इतिहास की मूलभूत महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। क्योंकि ऑलवेज आपको पता होगा इतिहास को जानने के स्रोत जरूरी होते हैं। तो आज हम इस पार्ट 2 में हम देखने वाले हैं ऐतिहासिक और समसामयिकी ग्रंथ, यानी कुछ पॉपुलर, कुछ फेमस ग्रंथ और पुस्तकों के बारे में कि वे किससे संबंधित हैं और इसमें हमें क्या जानकारी मिलती है। तो ये क्लास इंपॉर्टेंट है, शेयर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स को भी इस क्लास को बताएं कि क्लास हिस्ट्री के लिए आपके लाइव हो चुकी है, पॉलिटिकल की तो आपके होती हैं, अब हिस्ट्री की भी आपको मिलेगी, तो ये एकदम गोल्डन चांस होगा आपके लिए। तो बात करते हैं, हम सीधे से बढ़ेंगे आज पार्ट 2 को लेकर, तो इसलिए मैं बाकी सभी को इरेज कर लेता हूं, क्योंकि हम सीधे से आपके लिए पार्ट 2 को देखने वाले हैं। और पार्ट 2 आपके लिए जो होगा वो ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथ के बारे में। ओके, तो ये हम पार्ट 2 आज आपके लिए, इसमें जो भी आपको डाउट हो वो साथ साथ में आप कमेंट करते रहिएगा कि सर इसमें क्या है, ये क्या है, इस प्रकार से आपको बता दिया जाएगा। तो आज जो पार्ट 2 है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, और इससे संबंधित जो एग्जाम में काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, भारतीय इतिहास को जानने की हम पार्ट 2 के अंतर्गत आपके लिए देखने वाले हैं। और यहाँ पर हम, जैसे अभी मैं जस्ट आपको बताया कि इसके अंदर हम क्या देखेंगे, इसके अंदर आपके लिए जो जानकारी के रूप में देखने वाले ऐतिहासिक यानी पुराने जो अतीत में फेमस जो ग्रंथ हैं, वे ग्रंथ जो अतीत से जुड़े हुए हैं, ऐतिहासिक और उस समय के, तो इसलिए हम कहेंगे समसामयिक ग्रंथ, जो हमें अतीत और भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको जो ग्रंथ हैं वो इतिहास के संबंधी जानकारी देते हैं, वो है पाणिनि का अष्टाध्याय। सबसे पहला, ये 2 है, तो इसके अंदर फर्स्ट देखते हैं अष्टाध्याय, पाणिनि का अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसके बारे में ऑलवेज आप थोड़ा जानते होंगे, और हम आज पूरी बात करेंगे इसके बारे में, क्योंकि ये कितना इम्पोर्टेंट है। वैसे तो बताएं तो अष्टाध्यायी जो पाणिनि जो अपने जो गुरु रहे हैं, उनकी बात करें तो उनका जो ये अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है वो मोस्टली व्याकरण से संबंधित होता है, और व्याकरण के अंतर्गत ही है। लेकिन इसकी जो रचना है, इसकी रचना है पाणिनि जी ने कब की थी, रचना की थी 6वीं शताब्दी में, 6वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। ठीक है ना, और इसमें व्याकरण से संबंधित तो जानकारी हमें मिलती ही है। इसके अलावा यहाँ इस ग्रंथ की अगर हम बात करूँ या मैं इसको समझाऊँ कि इसमें और क्या जानकारी आपको मिलती है, तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूँ। तो देखो, सिंपल सी बात है कि इसमें पश्चिमोत्तर भारत के राजनीतिक संघों के बारे में, और साथ ही भारत के कई स्थान और बहुत सी जातियों का उल्लेख है वो यहाँ पर मिलता है। तो इसके बारे में शॉर्ट में आपको समझ लीजिए, भारत के जो पश्चिमोत्तर की अगर बात करें तो पश्चिमोत्तर भारत के पश्चिमोत्तर संघ एवं विभिन्न जातियों की जानकारी है वो आपको यहाँ से मिलती है इस संघ। अब बात करते हैं दूसरा
जो ऐतिहासिक ग्रंथों के अंतर्गत है, जिसे अतीत की या भारतीय इतिहास से संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है, वो है कौटिल्य का अर्थशास्त्र। और ये आपको पता है, इसके बारे में तो आप जानते हैं। कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ये इसके बारे में आपको पता होगा। इसकी रचना है वो, जिसको हम कौटिल्य भी कहते हैं, चाणक्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं, और इनके द्वारा इसकी रचना की गई थी अर्थशास्त्र की। और इसके बात करें तो ये ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी में इसकी रचना की थी। कब की थी? 4वीं सदी में इसकी रचना की गई थी। ठीक है, तो ये टाइम पीरियड आपको ध्यान रखिएगा, यानी हमें अतीत की, ईसा के पूर्व की भारत की जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में हम अर्थशास्त्र के बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त करते हैं इससे। तो इसके अंदर अगर बात करें तो मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य एवं उनके प्रधानमंत्री, या मैं शॉर्ट में पीएम ही लिख दूं, वर्तमान टाइम के पीएम, वो इनके पीएम थे, कौटिल्य ही इनके पीएम थे, चाणक्य कह दीजिए, आप जो भी कह दीजिए। तो उस समय के मौर्य साम्राज्य के प्रशासन की, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक हर एक पहलू की जानकारी हमें कौटिल्य के इस ग्रंथ से मिलती है कि उस समय ईसा की 4वीं शताब्दी पूर्व, ईसा की यानी ईसा का जन्म उससे 4 शताब्दी पूर्व हमें भारतीय जानकारी के लिए महत्वपूर्ण सोर्स के रूप में अर्थशास्त्र की है, क्योंकि इस समय ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो प्रधानमंत्री थे यानी चाणक्य, उनकी समय की जानकारी मिलती है। उस समय शासन व्यवस्था कैसी थी, कानून कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, या कहें कि शासन विधि किस प्रकार की हुआ करती थी, और काफ़ी जानकारी हमें अतीत की इससे संबंध में मिलती है। ओके, बात करते हैं कि ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों में तीसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसके बारे में आपको बताया, पतंजलि का, क्योंकि अतीत की जानकारी के लिए हमें जो ग्रंथ आपको बता रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है। पतंजलि का जो ग्रंथ है, जिसको आपको नाम बताएं, पतंजलि का महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य। ये जो महाभाष्य जो ग्रंथ है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बात करी जाए तो ये अष्टाध्यायी पर लिखा गया, अष्टाध्यायी पर लिखा गया ये ग्रंथ है, अष्टाध्यायी पर लिखा गया ग्रंथ है। तो इसका जो मूल सोर्स है वो पाणिनि का ही है, लेकिन इसके क्या जानकारी मिलती है तो यहाँ पर है कि इस ग्रंथ में उस समय के समकालीन शुंग सम्राट, उस समय के यानी समकालीन, यानी जो जब लिखा गया तो उस समय की बात की जा रही है, समकालीन शुंग सम्राट पुष्यमित्र शुंग, अतीत में हिस्ट्री पढ़ी है आपको पता होगा। तो पुष्यमित्र शुंग के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी और इससे संबंधित है वो साक्ष्य हमें हमारे सामने प्रस्तुत होते हैं। देन इसके अलावा बात करें तो ये जो महाभाष्य है जो अपने पतंजलि के द्वारा लिखा गया, इस महाभाष्य से ये पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो इसी महाभाष्य से पता लगता है कि इस शुंग ने, पुष्यमित्र शुंग ने कौन सा यज्ञ किया था? अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो इस प्रकार से हमें अतीत की जानकारी और भारतीय हिस्ट्री के बारे में जो जानकारी है उसके लिए महत्वपूर्ण ये पॉपुलर जो ग्रंथ है ये जानकारी मिलती है। इसके अलावा हम आगे बढ़े और देखें आपके लिए जो चौथे रूप में जो आपको याद रखना है, और इसके अंदर बात करें तो इसमें संगम साहित्य में जो पॉपुलर है उसको यहाँ पर समझाने का प्रयास करूँगा। देखो संगम साहित्य के बारे में क्या ध्यान रखें तो क्या संगम साहित्य के बारे में बताएं तो इसकी जो रचना है वो ईसा की प्रथम 3 शताब्दी के समय हुई थी। इसकी रचना ईसा के प्रथम 3 शताब्दी के समय हुई है। यानी कहने का मतलब ईसा के जन्म के साथ साथ प्रथम 3 जो शताब्दी है उस समय के अंतर्गत शताब्दी में इनकी रचना हुई है। अब इसके अंतर्गत क्या जानकारी मिलती है तो इसके अंतर्गत द्रविड़ संस्कृति यानी साउथ, जैसे साउथ भारत की बात करें तो संगम साहित्य के अंतर्गत, संगम साहित्य वैसे अगर बात करें तो द्रविड़ संस्कृति से जुड़ा हुआ ही साहित्य है। इस तरह से संगम साहित्य में हमें द्रविड़ संस्कृति पर आर्य संस्कृति यानी सिंपल सी बात करें आर्य और द्रविड़ संस्कृति का मेल जोल यहाँ पर नजर आता है। तो द्रविड़ संस्कृति पर आर्य का प्रभाव, द्रविड़ संस्कृति पर
आर्य संस्कृति के प्रभाव को देखा जाता है कि किस प्रकार से द्रविड़ संस्कृति क्या थी, उस पर आर्य संस्कृति का क्या प्रभाव पड़ा। और इसके अलावा यहाँ पर दोनों के संस्कृति के मिल जाने से एक मिश्रित संस्कृति का जो विकास होता है उसके बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही साथ अगर बात करें तो यहाँ पर जैसे अगर आपको बताएं सोल साम्राज्य, सोल, इसके अलावा पांड्य साम्राज्य की बात करें, या इसके अलावा केरल के जो राजवंश है, इसके अलावा केरल जो राज्य है केरल के राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया जो अपने इतिहास के स्रोत के अंतर्गत। आगे मैं बात करूं, जो इसको इरेज कर लेते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। देखो आगे आपके लिए जो बताता हूँ इंपॉर्टेंट वो, और जो भी डिग्री आपको बता रहा हूँ ना ये ऑथेंटिक है। और किसी ने पूछा था क्या सर जो आप पढ़ा रहे हैं इससे बाहर तो नहीं आएगा? नहीं, मैं आपको यहाँ पर जो हिस्ट्री के जो भी ये टॉपिक बता रहा हूँ ना ये पूरे सिलेबस को कवर करते हुए एक भी प्रश्न आपके बाहर से नहीं आएगा, जो भी प्रश्न होगा इनके अंदर से ही बनने वाला है। ओके, तो इस प्रकार से ये जो भी पढ़ रहे हैं ना आप इसको नोट्स बनाते जाइए, और आपके नोट्स यही नोट्स है। बाकी तो आपको वैसे तो ऑनलाइन यहाँ से मिल जाएंगे लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। इससे बढ़िया है कि आप खुद मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स बनाएं। ओके, और ये आपके काफ़ी यूजफुल और काम आएंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट 6 नंबर पे। अगर 4 मैंने लिखा है तो ये 5 होगा और 4 बताए हैं मैंने, तो बात करिए 6 नंबर पर। ठीक है, तो अब बात करते हैं 6 नंबर पर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वैसे पॉइंट के हिसाब से देखें तो ये 5th नंबर पर ही है। तो इसके अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट ग्रंथ है जो महाकवि अपने कालिदास के बारे में है, मालविकाग्निमित्र। ये जो ग्रंथ है ना वो महाकवि कालिदास का ग्रंथ है, महाकवि कालिदास। और कालिदास के बारे में तो आप जानते हैं। ओके, तो अब इनके बारे में क्या है, इस ग्रंथ से क्या जानकारी प्राप्त होती है मैं इसके बारे में। तो देखिए ये जो महाकवि कालिदास के द्वारा लिखा गया है तो ये इस रचना से पुष्यमित्र शुंग, इस रचना से हमें क्या जानकारी मिलती है। एक तो हम बात करें पुष्यमित्र शुंग के समय की, पुष्यमित्र शुंग जो अभी जस्ट मैंने आपको इससे पहले बताया था। इसके अलावा उसके पुत्र जो थे जैसे अग्निमित्र हुए या सुगयवन, अग्निमित्र की जानकारी। इसके अलावा एक और जो वंश था जिस वंश के बारे में सुगयवन संघर्ष के बारे में भी जानकारी मिलती है। सुगयवन संघर्ष के बारे में जानकारी का स्रोत के रूप में आप मालविकाग्निमित्र की बात कर सकते हैं। इसके अलावा सुग और विदर्भों के संबंध के बारे में, सुग एवं विदर्भ के मध्य जो संबंध है उनकी जानकारी के लिए भी मालविकाग्निमित्र इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ ये जो मालविकाग्निमित्र है कालिदास का, वो उस समय की तत्कालिक समय की सामाजिक और सांस्कृतिक मस्ट इंपॉर्टेंट जो बात करें कि उस समय की सांस्कृतिक और सामाजिक संस्कृति के बारे में जानकारी मिलती है, भारतीय संस्कृति के बारे में। अब बात करते हैं 6 नंबर पर जो अपने ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के अंदर याद रखें वो है मुद्रा राक्षस। और अभी ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये एग्जाम के लिए मोस्ट है, ये छोटा प्रश्न आ सकता है आपके एग्जाम के अंतर्गत। मुद्रा राक्षस ये जो ग्रंथ है इसकी रचना सबसे पहले किसने की, ये ध्यान रखिएगा, तो विशाखा दत्त द्वारा। किसके द्वारा? विशाखा दत्त। विशाखा, ध्यान रखिएगा, विशाख है, कहीं पे खा भी आता है, विशाखा दत्त। ओके, तो आप इस तरह से याद रखें, विशाखा दत्त के द्वारा रचना। पहले तो ध्यान रखा मुद्रा राक्षस किसका ग्रंथ है, विशाखा दत्त का ग्रंथ है। और इसमें हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंदों के विनाश का वर्णन मिलता है। इसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा नंद वंश के विनाश की जानकारी मिलती है। घनानंद वगैरह आप जानते होंगे इसके बारे में, तो घनानंद ये जो जानकारी मिलती है। इसके अलावा चाणक्य और नंद मंत्री राक्षस, चाणक्य और नंद जो घनानंद थे उनका जो मंत्री था, राक्षस की कूटनीति सालों का अच्छा वर्णन और जानकारी मिलती है। तो ये हो गया आपके लिए मुद्रा राक्षस जो इंपॉर्टेंट है और किससे संबंधित है वो भी मैंने आपको बता दिया। 8 नंबर पर जो आपको याद रखना है वो है हर्ष चरित्र। क्या है? हर्ष चरित्र। हर्ष चरित्र जिसके बारे में आपको पता है कि इसकी जो रचना है वो महाकवि बाण के द्वारा लिखी गई थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
कवि बाणभट्ट, ठीक है ना, कवि बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है। और इसमें देखो सबसे जरूरी है कि हर्ष चरित्र में काव्य कुंज यानी जो हर्ष जो राजा थे, तो हर्ष के बारे में जानकारी मिलती है। तो हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है वो इसमें संबंधित हमें जानकारी मिलती है। तो नोट कर लेंगे, राजा हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के जीवन चरित्र के बारे में जानकारी मिलती है कि हर्षवर्धन किस प्रकार का राजा था। उसके जीवन चरित्र के अलावा न केवल उनके जीवन चरित्र की जानकारी मिलती है, अपितु 7वीं सदी के भारत के, अपितु इसके अलावा इस ग्रंथ में भारत की 7वीं सदी की राजनीतिक, सामाजिक, शॉर्ट में देख लीजिएगा, सांस्कृतिक, आर्थिक पक्षों की जानकारी मिलती है। यानी साथ साथ सांस्कृतिक, ये कहने का मतलब है टॉप मोस्ट कि भाई भारत की 7वीं सदी के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने का ग्रंथ है वो हर्षचरित्र, जिसकी रचना बाणभट्ट ने की थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और बाणभट्ट की दूसरी रचना है ना, अगर आप चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, वो है कादम्बनी। और ये मतलब मान लीजिए कि ये नागपुर के ये एग्जाम में आ जाए तो वो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रचना भी इस विद्वान की है। क्लियर हो गया। अब इसके अलावा मैं 8 नंबर पर आपको जो समझाने वाला हूं, जो अपने इतिहास के स्रोत के रूप में है और जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान रखें, तो है मत विलास प्रश्न। मत विलास प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मत विलास प्रश्न, इसकी रचना, इसकी जो रचना है वो वही विद्वानी है, इसका ही नाम यहाँ पर लिखा हुआ है इसमें, प्रहसन के द्वारा इसकी रचना करी गई थी, ठीक है ना, प्रहसन। अब देखो इसके बारे में जो जानकारी के रूप में बताएं तो पल्लव वंश, आपको पता ना साउथ के अपने जो राज्य हैं, किसके बारे में जानकारी मिलती है, पल्लव वंश। और पल्लव वंश के जो राजा है महेंद्र वर्मन, सॉरी यहाँ पर महेंद्र वर्धन की जगह आ रही है, लेकिन महेंद्र वर्मन, मैं आपको नोट कर लेता हूँ। पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन, और इसके अलावा महेंद्र वर्मन के अलावा उस समय की शासन व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तो महेंद्र वर्मन अगर बात करें तो फर्स्ट है, ताकि कंफ्यूजन न हो जाए, तो महेंद्र वर्मन है यहाँ पर, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, वर्धन न करके हर्षवर्धन है, लेकिन यहाँ पर ये वर्धन है। ओके, तो हर्षवर्धन हो गया और ये वर्मन हो गया। अब यहाँ पर बात करें तो इसमें तत्कालिक बौद्ध और कापालिक के नैतिक पतन का वर्णन मिलता है, यानी बौद्ध और कापातिक जो यहाँ पर संप्रदाय यानी जो धर्म के संबंध है उनके बारे में जानकारी मिलती है। तो इस प्रकार से एक और मैं आपको ग्रंथ के रूप में बताऊं तो जो जरूरी है, इसके बिना अपना ये टॉपिक पूरा नहीं होगा। और लास्ट जो है मैं वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ, कल्हणी किसकी पुस्तक है बताइए। मैं अगर आपको डायरेक्ट एक प्रश्न दे दूँ और ये पूछूं कि ये किसकी है तो आप बता देंगे, गुड, बताना होगा। ओके, तो मैं आपको वो लास्ट यहाँ पर बता देता हूँ। इसके अलावा इसके साथ ही अपना आज की क्लास का जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। 9 नंबर पर मैं आपको ऐतिहासिक और समसामयिक ग्रंथों के ऊपर बता रहा हूँ। राजतरंगिणी, बताइए ये पुस्तक किस विद्वान की है, ठीक है ना, राजतरंगिणी, ये पुस्तक किस विद्वान की है। यस, आपको आइडिया आ गया होगा, कल्हण किसकी है, कल्हण की ये रचना है और ये पॉपुलर। देखो इसके बारे में जो जानकारी के रूप में जो सोर्स है मैं आपको बता देता हूँ, नोट कर लीजिएगा कि ऐतिहासिक ग्रंथों में कल्हण के द्वारा जो रचित है राजतरंगिणी, इसका महत्वपूर्ण स्थान है इतिहास की जानकारी रूप में और ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। क्यों? क्योंकि इस ग्रंथ में प्राचीन समय से शुरू कर 12वीं सदी तक, इस ग्रंथ के अंतर्गत प्राचीन समय से, यानी प्रारंभ से, मान लीजिए इसका कोई टाइम नहीं दिया हुआ है, प्राचीन समय से लेकर 12वीं सदी तक कश्मीर के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में? कश्मीर, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर इसके अंदर प्राचीन समय से 12वीं सदी तक कश्मीर का इतिहास संबंधित जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो ये किसकी है? राजतरंगिणी, कल्हण की जो रचना है इसके अंतर्गत। अब देखो इसमें थोड़ा सा और डिटेल से बात करें तो कश्मीर के राजाओं के, भारत के राजाओं के साथ संबंध और युद्ध की जानकारी, इसके अलावा किस प्रकार से कश्मीर के साथ संपर्क रहे, उसकी
जानकारी और इस कलहन की जो यात्रा है कश्मीर के दौरान उसका वर्णन मिलता है। तो आई थिंक आप समझ चुके होंगे आज पार्ट 2 में हमने बहुत ही खूबसूरत तरीके से बड़े अच्छे और पॉइंट टू पॉइंट तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया। इतिहास के स्रोत पार्ट 2 के अंतर्गत हमने ऐतिहासिक और समसामयिकी ग्रंथ के बारे में बात करी जो भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी देते हैं। तो इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट क्लास के लिए जुड़े रहिएगा और आपको कब कौन सी क्लास मिलती है यानी यहाँ से इस चैनल से कॉलेज के बारे में कौन सी अपडेट मिलती है तो ये तब मिलेगी जब आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। तो इसका लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाइए ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आपको इस चैनल से जो भी जानकारी कॉलेज के लिए है वह तुरंत आपको उस चैनल के जरिए मिल जाएगी। और वो कहते हैं ना सब्सक्राइब कर लीजिए तो घंटी का बटन ऑन कर लीजिए, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। वो आपकी समझ है कि आपको ये चैनल फायदेमंद लगा है देन आपको ये करने होना चाहिए, इसको कहने की जरूरत नहीं है। बाकी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। मिलते हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।